हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, और जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो यह सेशन निश्चित ही यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पहली जो अमर उजाला फ्रंट पेज की खबर बन रही है वह है कि भोपाल उज्जैन पैसेंजर धमाके में एक तरह से जो कि बम ब्लास्ट किया गया था, जिसमें कि 7 आतंकवादी जिसमें दोषी करार दिए गए थे। तो उनमें से 7 आतंकवादियों को एक तरह से फांसी दी गई है और एक को उम्र कैद दी गई है। तो 6 वर्ष बाद यह फैसला आया है, और जिसमें कि वीडियो के सहारे एक तरह से आईएस ने इन्हें बहकाया गया था। तो निश्चित ही 6 वर्षों बाद यह फैसला हमारे सामने देखने को मिल रहा है, और आईएस के आतंकियों को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने में सुनाई गई है एक तरह से यह सज़ा, हम कह सकते हैं। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट फ्रंट पेज की हेडलाइन आ रही है वह है 2 हादसों में पिता पुत्र और चाचा भतीजे की एक तरह से मौत हो गई है। मेरठ खतौली की एक तरह से यह घटना है। तो जिसमें कि ज़िले में मंगलवार शाम 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हुई है। तो सड़क हादसे में यह हुई है जो मौतें हैं। तो निश्चित ही यह इन परिवार वालों के लिए एक दुख का समय है। वहीं हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर की तरफ। तो जो मनीष सिसोदिया केस है, तो मनीष सिसोदिया केस में एक तरह से उन्हें राहत मिलने की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट ने राहत देने से एक तरह से इनकार कर दिया है, और जैन ने भी एक तरह से जो एक तरह हम कह सकते हैं मंत्री पद छोड़ दिया है। और सिसोदिया का जिसमें कि इस्तीफ़ा अभी तक आम आदमी पार्टी को जो उप मुख्यमंत्री पद के लिए था वो भेज दिया गया है, हम कह सकते हैं। इस्तीफ़ा जो मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने दे दिया है। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है फ्रंट पेज की खबर की तरफ से वह है जीडीपी 4.4% की तीसरी तिमाही में भी एक तरह से घटी है की दर से हम कह सकते हैं। 4.4% की दर से हम कह सकते हैं, जिसमें कि 11.2% रही थी 21 और 22 की समान तिमाही में। तो जिसमें कि 40.19 लाख करोड़ रुपए हो गया था जीडीपी का आकार अक्टूबर और दिसंबर में, और 7% की रफ्तार से बढ़ सकती है अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में जताया एक तरह से अनुमान लगाया गया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खबर में जैसे कि हमारी पहली हेडलाइन आ रही है, अमेरिका ने भारत को एक तरह से वैश्विक साझेदार बताया है। वहीं जिसमें कि ब्लिंकन भारत में G20 क्वाड और जयशंकर से वार्ता करने की बात उन्होंने कही है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक समेत कई प्रमुख सम्मेलनों में शामिल होने के लिए भारत रवाना होने से ठीक पहले यह बयान सामने आया है। ब्लिंकन क्वाड मंत्रिस्तरीय बैठक के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी शामिल होंगे। तो भारत की अमेरिका को चीन से निपटने के लिए एक तरह से जो ज़रूरत शुमर ने बताई है तो वह निश्चित ही सराहनीय है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय जगत की दूसरी खबर की तरफ। जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार एक तरह से प्रचंड करने जा रहे हैं। तो जिसमें कि नेपाल सरकार के प्रवक्ता और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने मंगलवार को बताया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद ही प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो मंगलवार को मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णय को सुनने के बाद मंत्रिपरिषद कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद विस्तार की तैयारी की गई है। तो इस प्रकार की जो नेपाल की घटना हमारे सामने आ रही है
वहीं इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी हेडलाइन की तरफ, जिसमें कि अमेरिका को यूक्रेन में एटमी हथियारों के उपयोग का एक तरह से डर जो सता रहा है, तो जिसमें कि भारत चीन का विरोध जिसमें कि अहम बताया जा रहा है। तो CIA के जो प्रमुख हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की परमाणु जंग रोकने की अपील जिसमें कि प्रशंसनीय है, और जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल की एक तरह से अंदेशा निरंतर जताया जा रहा है कि अगर एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो निश्चित ही यह नुकसानदेह एक तरह से हो सकता है, बहुत बड़ा विनाश जिसमें हम कह सकते हैं होने की संभावना है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी खबर है, भारत और EU के बीच एक तरह से FTA अहम बदलाव लाएगा, इस प्रकार की जो टिप्पणी की है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने। तो उन्होंने कहा है UAE ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड वक्त में पूरा हुआ है व्यापार मुक्त समझौता, इस तरह से उन्होंने यह बात कही है। वहीं एक जो नई खबर हमारे सामने आ रही है वह है कि 18 साल के एक तरह से जो 18 साल तक जो पढ़ने में असमर्थ थे, लेकिन पढ़ने लिखने में असमर्थ होने के बावजूद 18 साल तक एक जिनका नाम जैसन है, वे अब लगन के चलते, अपनी मेहनत के चलते और लगन के चलते कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। और 3 साल की उम्र में ही उनकी ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम बीमारी का पता चला था, फिर उन्होंने लगातार मेहनत की है। तो इससे ये 37 वर्षीय हैं, 37 साल के हैं, और अब तक वे सबसे कम उम्र के श्वेत प्रोफेसर एक तरह से बनने जा रहे हैं। वहीं जो उनकी बीमारी है ऑस्ट्रिक स्पेक्ट्रम, तो 3 साल की उम्र में ही इसका पता चला था कि उनके परिवार को बताया गया था कि ऑर्डो को पूरी ज़िंदगी किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके बावजूद उन्होंने वे कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बने हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो कारोबार जगत की खबर है उसकी तरफ। तो कारोबार जगत की खबर में जैसे कि हमारी जो पहली जो खबर आ रही है वह है 4.1% तक की वृद्धि दर से हासिल कर लेंगे 7% का लक्ष्य। एक तरह से जो दर्शाया गया है कि 4.1 जो फीसदी दर की वृद्धि दर से एक तरह से 7% दर का एक तरह से जो लक्ष्य हासिल करने की जो बात कही गई है CEA के द्वारा, जो कि नागेश्वरन जी हैं। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7% रह सकती है। तो आर्थिक वृद्धि दर का यह अनुमान वास्तविकता के करीब है, जिसमें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जो अनंत नागेश्वरन ने यह बात कही है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है कारोबार जगत की तरफ से वह है अडानी समूह के 8 शेयरों में एक तरह से तेज़ी रही है, और इंटरप्राइजेज सर्वाधिक 14.22% जिसमें कि बढ़ा है, जिसमें कि 30,000 करोड़ बढ़ी है बाजार की पूंजी। और यह निश्चित ही एक गर्त में जाने के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं एक उफान की तरफ जो अडानी समूह है वह उसके बढ़ने की एक तरह से संभावना थोड़ी सी जो बन गई है, तो वह हमें देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर की तरफ। तो नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर में हमारे पास जो वैष्णव हैं जो कि दूरसंचार उद्योग के एक तरह से दूरसंचार मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विनिर्माण से संबंधित सभी उपकरण भारत में हैं और आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार विनिर्माण में तेज़ी से वृद्धि होगी। और जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए ज़रूरी अधिकांश उपकरणों का आयात किया जाता था, अब 99% उपकरण स्वदेशी हैं। यह बड़ा बदलाव है। तो जिसमें कि 99% मोबाइल फ़ोन बनाने वाले एक तरह से उपकरण अब स्वदेशी हैं। तो यह बात उन्होंने कही है।
वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में जैसे कि हमारी पहली खबर आ रही है वह है 146 साल में सबसे गर्म जो अब तक फरवरी का रिकॉर्ड एक तरह से दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग ने आने वाले महीनों में गर्मी की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नज़र जो आ रही है, उसकी संभावना मौसम विभाग ने पहले ही बता दी है। और गर्मी के कारण जो बीमार लोगों और मौतों के आंकड़े जो देश भर में दर्ज होने की चिंता एक तरह से दर्शाई गई है, उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सफाई मांगे तो सरकार जवाब देने को बाध्य है, इस प्रकार की बात कही है। तो यह निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और गवर्नर को एक तरह से मर्यादा परिपक्व राज्य कौशल की याद दिलाई, इसमें याद दिलाई है। तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच इस खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को संवैधानिक संवाद में मर्यादा व परिपक्व राज्य कौशल की जिम्मेदारी याद दिला दी है। तो शीर्ष अदालत ने जिसमें कहा है राज्यपाल की ओर से मांगी जानकारी मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है और राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कैबिनेट की सिफारिशें स्वीकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। तो इस प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन जो देश विदेश की तरफ से आ रही है वह है चंद्रयान जो 3 एक तरह से जो सफल परीक्षण क्रायोजेनिक इंजन का किया गया है। तो इसरो के तमिलनाडु स्थित केंद्र में इसकी क्षमता परखी गई है, जिसमें कि 25 सेकंड में सफलता हासिल की गई है। तो चंद्रमा की ओर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंगलवार को बताया है कि उसने 20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट किया है। यह इंजन भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट की क्रायोजेनिक अपर स्टेज में एक तरह से उपयोग किया जाएगा। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है वह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी की मदद से 2047 तक भारत एक तरह से विकसित राष्ट्र एक तरह से बन जाएगा। और पीएम मोदी ने जिसमें कहा है कि चिकित्सा शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में बदलाव एक तरह से जो ला रही है 5G और AI, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उन्होंने और 5G जो एक तरह से नेटवर्क है तो उसका सहारा लेने के बाद उन्होंने शिक्षा और अन्य उपयोगी हम कह सकते हैं वस्तुओं में जिसका उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चित ही यह 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला देगा। इसके बाद हम चलते हैं हमारी एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ, तो जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जैसे कि हमारी एडिटोरियल एनालिसिस की जो पहली ही हेडलाइन है, पहली जो एडिटोरियल एनालिसिस है हमारी वह है सुस्त जो रफ्तार पड़ गई है। तो वह जो हमारी GDP है और विकास दर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में इस पर एक तरह से चर्चा की गई है। तो जो हमारी विकास दर है तो उसी जो सुस्त पड़ती हुई नज़र आ रही है, नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, तो उसी के बारे में यह जो एडिटोरियल एनालिसिस है वह लिखी गई है। तो जैसे कि इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर के बीच की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 4.7% के अनुमान से भी नीचे 4.4% रही है, जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को दिखा रही है। अलबत्ता संतोष की बात यह है कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी अनुमानों के मुताबिक 2022-23 में विकास दर उसके पहले अग्रिम अनुमान के अनुरूप 7% ही रहेगी। GDP को लेकर 7% का यह दूसरा अग्रिम अनुमान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर का अपना अनुमान 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है।
हालांकि यह भी सच है कि तीसरी तिमाही को लेकर पहले ही आशंका जताई गई थी कि विकास दर 5% से कम रह सकती है, लेकिन यदि पिछली तिमाही की 6.3% की विकास दर से तुलना करें तो इसमें करीब 2% की गिरावट आई है, जो सचमुच चिंताजनक है। वैसे इस साल अप्रैल के से जून के दौरान पहली तिमाही में कोरोना महामारी के प्रभाव से मुक्त होने का प्रभाव साफ नजर आया था, जब विकास दर 13.5% दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद से अर्थव्यवस्था की रफ्तार प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू कारणों से प्रभावित रही है। वास्तविकता यही है कि अमेरिका सहित दुनिया की सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से केंद्रीय बैंकों को अपनी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक भी रेपो दरों में 2.5% की बढ़ोतरी कर चुका है और अब भी मुद्रास्फीति चुनौती बनी हुई है। असल में अर्थव्यवस्था से संबंधित ताज़ा आंकड़े दिखा रहे हैं कि अपेक्षा के अनुरूप मांग नहीं बढ़ी है। अर्थव्यवस्था के लिए अहम 8 कोर सेक्टर में वृद्धि दर अप्रैल से जनवरी के दौरान 11.6% से गिरकर 7.9% हो गई है। अलबत्ता राहत की बात यह है कि मासिक आधार पर यह दिसंबर के 7% से बढ़कर जनवरी में 7.8% हो गई है। फिर भी खास तौर से कृषि, खनन, विनिर्माण क्षेत्रों के आंकड़े अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। विकास दर से संबंधित ये आंकड़े वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें महंगाई और वित्तीय घाटे के बीच संतुलन बनाने के लिए और अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। तो निश्चित ही जो सुस्त जीडीपी की एक तरह से जो रफ्तार है, जो सुस्त पड़ती नज़र आ रही है, तो उस वह निश्चित ही चिंतन का विषय है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस है उसकी तरफ। तो G20 देशों के लिए भारत का जो एक तरह से सबक है उसी की तरफ यह एडिटोरियल एनालिसिस इंगित करती है। तो अजय बग्गा जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, तो उन्होंने यह जो लेख लिखा है निश्चित ही G20 देशों के लिए जो एक तरह से भारत का जो एक तरह से योगदान है या भारत की जो अहमियत है उसकी तरफ इशारा करता है। तो चलिए जैसे शुरू करते हैं कि सितंबर 2022 के आसपास इस बात को लेकर भारी सहमति थी कि वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक मंदी आएगी। 2023 के आर्थिक विकास में तेज़ी से गिरावट शीघ्र ही इतिहास की सबसे अनुमानित मंदी बन गई। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और निश्चित आय एवं इक्विटी बाजारों दोनों में तेज नुकसान के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 में बढ़ती रही। आशंका यह थी कि मंदी 2023 में आएगी और पहले बाजार में गिरावट आएगी और फिर दूसरी छमाही में उछाल आएगा। लेकिन जैसा कि आमतौर पर बाज़ारों में होता है, हमने जनवरी में ही बाज़ारों में उछाल देखा, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में इस उम्मीद से 8% की वृद्धि हुई कि आसन मंदी और गिरती मुद्रास्फीति मार्च तक फेड एक तरह से को ब्याज दर बढ़ाने से रोक देगी। इसके बाद फरवरी में गिरावट आई क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था, तंग श्रम बाजार और मुद्रास्फीति में धीमी गिरावट से यह डर पैदा हुआ कि फेड के ब्याज दरों में ठहराव स्थगित हो जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में उपभोक्ता और व्यापार के विश्वास में सुधार और पीएमआई की संख्या बढ़ने के साथ बहुप्रतीक्षित मंदी की आशंका भी घटती प्रतीत होती है। यह देखना सुखद है कि बाजार और फेड की अपेक्षा बेहतर ढंग से संबंध है। मजबूत आर्थिक विकास से पता चलता है कि मुद्रास्फीति को उन स्तरों पर वापस आने में अधिक समय लग सकता है जो FOMC के अनुरूप है। फेड का हायर फॉर लॉन्गर का संदेश अंततः बाजारों में परिलक्षित हो रहा है। फरवरी 2020 से पहले के 3 वर्षों के दौरान बाजार को प्रभावित करने वाली घटनाओं को देखते हुए हम बाजार की उलझनों को समझ सकते हैं। कोविड, लॉकडाउन, तेजी से बदलते क्रम, श्रम बाजार, मौद्रिक नीति में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव और यूरोप में युद्ध के साथ साथ चीनी नेताओं के कामकाज की अनिश्चितता सभी ने आर्थिक चक्र की स्थिति को पेचीदा बना दिया है। इस सब में भारतीय बाजार ने फरवरी में ही निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नष्ट होते देखा है, क्योंकि BSE सेंसेक्स में लगभग 2500 अंक की गिरावट आई है। NSE निफ्टी 17,350 के बजट दिन के निचले स्तर के करीब है। भारतीय शेयर बाजार के कमज़ोर प्रदर्शन के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक कारक मुद्रास्फीति है, जो फेड और अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा उच्च दरों और ब्याज दरों में
और वृद्धि के पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार है। जनवरी में मजबूती दिखने के बाद अमेरिकी बाजारों में पिछले 4 हफ्तों में से गिरावट जारी है। दूसरा कारक अमेरिकी डॉलर में नए सिरे से मजबूती है। एक तरह से जब अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं की तुलना में ऊपर जाता है तो हम उभरते हुए बाजारों में मुद्रा का आउटफ्लो देखते हैं। इन्हीं दोनों कारकों से जुड़ा तीसरा कारक भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक FII की बिकवाली के कारण जारी बहिर्भाव है। बीते 1 जनवरी से पिछले हफ्ते तक FII की बिकवाली के कारण 32,000 करोड़ रुपए में से अधिक की निकासी हुई है। यह निवेशकों की धारणा को कमजोर कर रहा है। जनवरी में मासिक आधार पर भारत की मुद्रास्फीति में वृद्धि ने यह आशंका बढ़ा दी है कि रिजर्व बैंक अप्रैल की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दरों में और वृद्धि करने के लिए मजबूर होगा। यह अर्थव्यवस्था में विकास की गति को कम कर सकता है, जो वैश्विक कारकों के साथ साथ RBI द्वारा दरों में वृद्धि के कारण पहले से ही धीमा रहा है। खपत के मोर्चे पर ग्रामीण खपत अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पिछले साल की तरह इस साल भी असामान्य गर्मी गेहूं की उपज को कम कर सकती है। इससे खाद्यान्न की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है और यह उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। मानसून को लेकर ज़्यादा चिंताएं हैं, जहां अल नीनो के साथ लू की शुरुआत खराब मानसून का संकेत दे रही है। हमने हाल ही में बेंगलुरु में स्थित वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की G20 बैठक में अपने देश की प्रशंसा सुनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा ने कहा है कि व्यापक आर्थिक संतुलन और सुधारों पर विशेष सामंजस्य ने भारत को बेहतर स्थान बनाने में मदद की है। उन्होंने भारत द्वारा डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने के तरीके की सराहना करते हुए कहा है कि इसने भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत को सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और निजी क्षेत्र के फलने फूलने दोनों के लिए आधार रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। G20 देश भारत के इन सबक को साझा करने के इच्छुक हैं। बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था में वैश्वीकरण और आपूर्ति श्रृंखला के जुड़ाव से लाभ उठाना किस तरह से पोषण और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले 30 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है। इसके सबसे बड़े लाभार्थी चीन और उभरते बाजार रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर चौगुनी हुई हैं, जिससे गरीबी में कमी आई है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं दोगुनी हुई हैं। बैठक में एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा करने की आवश्यकता जताई गई है जो सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करें। इसे आकार देने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया गया है। बैठक में क्रिप्टो सुरक्षा, स्थिर सिक्कों और विकेंद्रीकृत वित्त के वैश्विक विनियमन के लिए रूपरेखा बनाने, साइबर सुरक्षा, आसान और सस्ते सीमा पर भुगतान की भी चर्चा हुई है। बैठक के शीर्ष एजेंडे में जलवायु वित्त पोषण और विकास बैंकों की मजबूती भी शामिल थी। कुल मिलाकर भारत की G20 की अध्यक्षता के सकारात्मक प्रभाव और 2023 एवं उसके बाद सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को स्वीकार किया गया है, जिसमें कि हम लचीली भारतीय अर्थव्यवस्था की उम्मीद करते हैं। भारतीय बाजार वैश्विक घटनाक्रमों के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में FII से बाजार में निवेश फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश का आकर्षण वैश्विक नकारात्मकता से अधिक है। तो इस जो G20 देशों के लिए भारत का एक तरह से जो सबक दर्शाया गया है, जिसे कि अजय बग्गा जो आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने इस लेख में निश्चित यह बताने का प्रयास किया है कि भारत किस प्रकार से इससे प्रभावित हुआ है। तो वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी की तरफ, जो अमर उजाला के आखिर में हम निरंतर आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें कि स्वाभिमान के लिए एक तरह से इसका शीर्षक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात उन दिनों की है जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज स्वयं को भारतीयों से ऊंचा मानते थे और उनके साथ निरंतर बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन राजा राम मोहन राय, जो कि पालकी में बैठकर कहीं जा रहे थे, मार्ग में कलेक्टर एक तरह से हैमिल्टन उनके खड़ा था। उसे देखकर भी राजा राम मोहन राय पालकी से नीचे नहीं उतरे। यह देखकर हैमिल्टन को गुस्सा आया और उसे यह नागवार गुजरा कि एक हिंदुस्तानी उसके सामने से पालकी में बैठकर
गुजर रहा है। उसने उनकी पालकी रुकवा ली। राजा राम मोहन राय ने कलेक्टर से पूछा कि क्या बात है। हैमिल्टन गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगा। उस समय राजा राम मोहन राय को बात बढ़ाना उचित नहीं लगा, तो वह पालकी में वापस जा बैठे और आगे बढ़ गए। उन्होंने इसकी शिकायत लॉर्ड मिंटो से की। लॉर्ड मिंटो ने हैमिल्टन को चेतावनी देकर बात समाप्त कर दी, पर राजा राम मोहन राय इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उनके मित्रों ने बात वहीं समाप्त करने का सुझाव दिया, पर वह बोले, यह भारत के स्वाभिमान का मुद्दा है। अगर उनके इस भेदभाव का विरोध नहीं किया गया तो यह समस्या बढ़ती जाएगी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तानियों से होने वाले बुरे बर्ताव के खिलाफ कानून बनवाकर ही एक तरह से जो दम लिया, तो यह निश्चित ही उनके स्वाभिमान का एक तरह से परिचय देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपनी इस अमर उजाला एनालिसिस के बाद हम निरंतर आपके लिए लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि यह सेशन यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निश्चित ही अति महत्वपूर्ण आगे आने वाले दिनों में रहने वाला है। तो धन्यवाद, नमस्कार।